Good morning, students. I welcome you all in my chemistry class. Today we have to discuss the physical and chemical properties of amines or amines. Okay, so let us start with the physical properties. So first of all, we will discuss about the boiling point, melting point, and its solubility. So the lower aliphatic amines are gases with fishy odor. Why they are gases? Because they are having less molecular mass. As the molecular mass increases, the compound becomes from gaseous state to liquid state and then solid state. So the lower aliphatic amines will be gases and the higher aliphatic amines will be solid. Okay. Okay. So now next property will be its solubility. Lower aliphatic amines will be soluble in water. Why they are soluble in water? We know amines means there is NH2, ठीक है, N के साथ 2H इन्वॉल्व है. These hydrogen ion will be available for the second molecule of amine for hydrogen bonding. ठीक है, हम लोग जानते हैं जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहीं सॉलिबिलिटी होती है वाटर में. ठीक है, तो एलिफेटिक अमीन्स आर सॉलिबल इन वेरी मच सॉलिबल इन वाटर. ठीक है, और उसमें भी जो हमारे प्राइमरी अमीन्स होंगे दे आर हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन. सो द order of solubility in water should be primary amine should be more soluble in water than secondary and tertiary amine. In fact, the tertiary amine or higher amines are less soluble in water. ठीक है, solubility primary की सबसे ज़्यादा होगी, फिर secondary, फिर tertiary. ठीक है, like this. And अगर हम लोग लोअर और हायर अमीन की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ सॉलिबिलिटी कम होती है, हम लोग जानते हैं. तो जो हायर अमीन्स होंगे दे आर लेस सॉलिबल इन वाटर इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी अमीन्स. ठीक है, तो ये हो गई सॉलिबिलिटी की बात. और अगर सेम हम लोग बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी अमीन्स का इसी वजह से हायर होता है बिकॉज दे आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल बी इन द रेंज ऑफ एल्केन्स एंड लाइक देखिए ये चार्ट देखिए आप, ये इसमें लगभग कोरिस्पॉन्डिंग सेम मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स हैं और मासेस में कितना डिफरेंस आ रहा है अब बताइए. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यहाँ तीनों ही तरह के एल्कीन्स लिए गए हैं. ठीक है, तो अमीन्स, अल्कोहल और एल्केन का लगभग जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग सेम होता है. डिफरेंस आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? आप देखिए, सबसे पहले तो अल्कोहल में डिफरेंस मिल रहा है, अल्कोहल का तो हायर होगा. ठीक है, और अगर हम अमीन्स में देखें तो जो प्राइमरी अमीन्स हैं दे आर हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट. अभी हमने बात की प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी. ठीक है, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स देयर विल बी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अब इसके बाद अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन का देखें तो इनका ऑर्डर जो है वो उसमें आपको सेकेंडरी फिर दिखेगा. सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट फिर नेक्स्ट ऑर्डर में आता है और सबसे लास्ट में टर्शियरी. ठीक है, तो मतलब ऑर्डर हमें यही चाहे वो सॉलिबिलिटी हो चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, हमेशा प्राइमरी का जो सॉलिबिलिटी या बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस इसके जैसे हमने एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा, उसके जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस थे दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर. इन द अमीन्स देयर विल बी बेसिक नेचर. क्यों बेसिक नेचर? क्योंकि आप अमीन्स को देखिए, अमीन्स हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दे आर ऑलवेज लोन पेयर डोनर. जो लोन पेयर डोनेट करते हैं दे आर हैविंग बेसिक नेचर, है ना, ल्यूइस बेस. ठीक है, और अगर हम इसमें प्रोटॉन से भी देखें दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर ऑलवेज बेसिस. ठीक है, प्रोटॉन डोनर क्या होते हैं? एसिड होते हैं. प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है. ठीक है, तो चाहे प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन हो या एराइल अमीन्स हो, सभी प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं. दे आर ऑल प्रोटॉन डोनर्स. ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स एंड लोन पेयर डोनर, दैट्स वाई दे आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, अब इनके बेसिक कैरेक्टर को थोड़ा हम डिस्कस करेंगे. और वैसे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है
ठीक है, और उसके ऊपर अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो वहाँ उसके डोनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन है, हमने डिफरेंसेस देखना शुरू किया इनके प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस दिखा, केमिकल प्रॉपर्टी में भी लॉट ऑफ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ देयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफरेंट होने से या नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ने से इनके रिएक्शंस हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर देखते हैं अमीन्स का। बेसिक कैरेक्टर क्या है? अमीन्स आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके दे विल फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। तो चाहे वो प्राइमरी अमीन हो चाहे एनिलीन हो, यानी एराइल अमीन, दे बोथ ऑफ देम फॉर्म द सॉल्ट्स, ठीक है, हाइड्रोजन या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके। ओके, अमीन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद अ बेस लाइक NaOH, अगर हम इनका रिएक्शन NaOH लाइक बेस से करा दें तो हमें पेरेंट अमीन वापस मिल जाता है, ठीक है। सो दे कैन रीजनरेट द प्राइमरी अमीन बैक बाय रिएक्टिंग विथ स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, this reaction. They are acting as a Lewis base. Why they are acting as a Lewis base? Because they are having lone pair of electron which can they easily donate, ठीक है। So they are Lewis bases, ठीक है। तो अब हम इनका अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें इस रिएक्शन से, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग सब जानते हैं। प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ऊपर रखेंगे और जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को नीचे रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देन वी विल गेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अगर हम इसको KB के फॉर्म में कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमने H2O का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हमने सेम चीज़ हमने एसिड के केस में किया था ना, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बन गया था, यहाँ हमारा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट बन जाएगा ये, और इसको हम लोग बोलेंगे KB, ठीक है। एंड KB आ गया तो PKB भी आएगा, क्योंकि जैसे हमारा H आयन आता है तो PH आता है, OH आयन आता है तो POH आता है, वैसे ही KB आता है तो हम लोग PKB की बात करते हैं, K आता है तो हम लोग PKA की बात करते हैं ना। तो दिस PKA इज़ फॉर एसिड एंड नाउ PKB इज़ फॉर बेस, ठीक है। तो अगर हम लोग KB की वैल्यू देखें तो हायर द KB वैल्यू हायर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ एंड देयर विल बी अपोजिट फॉर PKB। यहाँ पे जो चीज़ हमने KB के लिए कही PKB के लिए अपोजिट हो जाएगी, क्यों? बिकॉज PKB इज़ माइनस लॉग KB, है ना। तो माइनस साइन आने का मतलब है कि KB की वैल्यू जितनी हायर होगी PKB की वैल्यू उतनी ही लोअर होगी, यानी लोअर इज़ द PKB वैल्यू, हायर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होने के लिए, ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होने के लिए क्या ज़रूरी है? KB की वैल्यू हाई हो, यानी PKB की वैल्यू लो होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ कंपैरिजंस। अगर हम एलिफेटिक अमीन्स मतलब जो जिसमें जैसे हमारा ये प्राइमरी मिथेनामीन एथेनामीन, ये दीज आर एलिफेटिक अमीन्स ना, RNH2 या RRNH2NH, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन, इसमें नॉर्मल अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो हमारा क्या है? एलिफेटिक अमीन। तो एलिफेटिक अमीन और अमोनिया का अगर हम कंपैरिजन करें फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। अगर हम एलिफेटिक अमीन और अमोनिया का कंपैरिजन करें तो क्या होगा? अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें तो इसमें एक एल्काइल ग्रुप है। सेकेंडरी अमीन की बात करें R1 R2 दो एल्काइल ग्रुप है। टर्शियरी अमीन की बात करें तो R1 R2 R3 तीन एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें अमोनिया की तो इनका कंपैरिजन हमें करना है, लेकिन अभी हम इनका कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम इन तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ अमोनिया के साथ, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ सब में लोन पेयर नाइट्रोजन के पास अवेलेबल है। लोन पेयर जो जितनी आसानी से देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ तीनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं एंड वी नो अल्काइल ग्रुप हैज़ प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट है और आप और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसका मतलब उस लोन पेयर को देने के लिए आप उसको पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो लोन पेयर वो और आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या टर्शियरी अमीन के केस में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, सो दे विल गिव द प्लस आई इफेक्ट टू द नाइट्रोजन, दैट्स वाई द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप, ठीक है।
and that is not occurring in case of ammonia. That's why these primary aliphatic amines, all aliphatic amines are stronger base than ammonia. They are having stronger basic character than ammonia. ठीक है, क्योंकि अमोनिया में कोई पीछे से सपोर्ट करने के लिए नहीं है, यहाँ पे पीछे सपोर्ट करने के लिए अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अमोनिया से कंपैरिजन हो गया. अब आप देखिए मेथिनामीन, एन मिथाइल मेथिनामीन, एन डाई मिथाइल मेथिनामीन और इथेनामीन सबका कंपैरिजन दिया हुआ है. ठीक है, बेंजेनामीन, सबकी वैल्यूज़ हम देखेंगे और वैल्यूज़ देखने के बाद हमें पता लग जाएगा कौन स्ट्रॉन्गर बेस है. जिसकी पीकेबी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा. तो यार सबसे कम पीकेबी वैल्यू किसकी है? आई थिंक एन मिथाइल मेथिनामीन, सेकेंडरी अमीन की. ठीक है, क्यों, ये अभी हम लोग देखेंगे आगे. अब यहाँ आपसे आप वैल्यूज़ देख लीजिए पहले. सॉरी, सबसे कम 3.27. ठीक है, उसके बाद आता है 3.29. ये किसका है? इथेनामीन का. फिर उसके बाद सबसे कम तो वैसे एन एथाइल एथेनामीन की है, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है हमारा. ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे वैल्यू है 9.38, हमें लगता है ये मैक्सिमम है. बेंजेनामीन की सबसे ज़्यादा वैल्यू, इसका मतलब ये सबसे वीक बेस है. ठीक है, सो वाई बेंजेनामीन इज़ द वीकेस्ट बेस एंड एन एथाइल इथेनामीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. इसका रीज़न हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे. यहाँ तो हमने चार्ट से वैल्यूज़ देखी, अब ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, ये सब कई इफेक्ट पे डिपेंड करता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर एंड बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन्स. ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स इसमें हैं? एक तो फैक्टर मैंने अभी आपको बताया एल्काइल ग्रुप होने की वजह से, यानी प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, दूसरा इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट के साथ अगर आप बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर भी आएगा. ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेरिक फैक्टर भी आएगा. ठीक है, तो प्लस आई तो है ही, साथ स्टेरिक फैक्टर भी है. और इसके अलावा भी एक फैक्टर है, वो कौन सा फैक्टर है? दैट इज प्रोटोनेशन. ठीक है, प्रोटोनेशन इफेक्ट प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि क्या हमारे एसिड का बेस का स्ट्रेंथ होना चाहिए. हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स सॉल्वेशन. ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टेंस, ये भी डिसाइड करेगा. तो ये कई फैक्टर्स मिल करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि वाई दीज वैल्यूज आर ऑब्टेनिंग, like benzenamine is having the highest value of pKb and lowest basic strength, and ethanamine and ethyl ethanamine is having the lowest value of pKb. It means it is having a stronger basic character. ठीक है, तो इसका रीज़न अभी हम देखने की कोशिश करेंगे. मैंने बता दिया क्या क्या फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं. तो सबसे पहला फैक्टर तो हमारा एल्केनामीन वर्सेस अमोनिया. सबसे पहले एल्केनामीन वर्सेस अमोनिया देखेंगे. तो एल्केनामीन वर्सेस अमोनिया में तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया. अमोनिया में अवेलेबिलिटी लोन पेयर डोनेशन की कम है. क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है उसमें लोन पेयर को देने के बाद उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट. तो इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से जहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप होगा, एल्केनामीन से अमोनिया हमेशा वीकर बेस होगा. ठीक है, एल्केनामीन विल बी स्ट्रॉन्गर बेस. ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमीन में होगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा हमने. फिर सेकेंडरी अमीन में, फिर टर्शियरी अमीन में. इसका रीज़न भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की अवेलेबिलिटी ही कम हो गई वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम हो जाएगी. तो एक रीज़न तो इनके प्रोटोनेशन का भी हो गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो और अब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को देखें अमोनियम कैटायन की. अमोनियम कैटायन कौन सा है? अगर आपने हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया देन द अमीन विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम कैटायन. तो अमोनियम कैटायन जितना स्टेबल होगा, ठीक है,
उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस अमीन होगा, क्योंकि उतनी ही आसानी से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके अमोनियम कैटायन में कन्वर्ट होगा, और जितनी जल्दी कन्वर्ट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग अमोनियम कैटायन बनेगा, उतना ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो ये फैक्टर भी हमें बताता है। तो ये फैक्टर तो हमें ये बताता है कि प्राइमरी अमीन का हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा CH3 ग्रुप अगर ज़्यादा बड़े बड़े CH3 ग्रुप लग रहे हैं तो स्टेरिक फैक्टर भी आएगा। स्टेरिक फैक्टर क्या कहता है कि टर्शियरी तो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टर्शियरी में हमेशा स्टेरिक फैक्टर आएगा। ठीक है। तो मिथाइल के केस में तो वो स्टेरिक फैक्टर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 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 जो टर्शियरी, जो अगर हम मिथाइल की जगह इथाइल लें तो वहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काउंट करेगा ड्यू टू इन फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो अगर हम मिथाइल ग्रुप एज एन एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं तो हमें कुछ और मिलेगा वैल्यूज़ बेसिक स्ट्रेंथ का। अगर हम इथाइल ग्रुप एज अ एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ का हमें जो ऑर्डर होगा वो कुछ और मिलेगा। क्या होगा वो ऑर्डर, हम देखते हैं। देखिए, पहला हमने इथाइल के साथ देखा, तो इथाइल में आप देखिए यहाँ जो सेकेंडरी इथाइल अमीन है दैट इज़ हैविंग हायर बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टर्शरी एंड इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। और उसके बाद आता है अमोनिया। ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि अभी तो आपने कहा कि टर्शरी ज़्यादा होगा, लेकिन टर्शरी ज़्यादा नहीं है। कौन है ज़्यादा? सेकेंडरी ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इथाइल के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस काउंट होगा। इथाइल के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाएगा, तो टर्शरी हाईएस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हमारे तो हाईएस्ट कौन होगा फिर? नेक्स्ट वन दैट इज सेकेंडरी, और फिर टर्शरी, और फिर प्राइमरी, और फिर अमोनिया। अमोनिया तो वीकेस्ट होगा क्योंकि उसमें कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है। अब सेम चीज़ अगर हम मिथाइल के साथ ले तो वहाँ स्टेरिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप छोटा ग्रुप है। तो अब स्टेरिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, स्टेरिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट भी है प्लस सॉल्वेशन इफेक्ट भी है। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ सॉल्वेशन इफेक्ट देखें तो सॉल्वेशन इफेक्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्राइमरी होना चाहिए, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है। लेकिन अभी यहाँ प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी है। तो प्लस आई इफेक्ट और उस सॉल्वेशन इफेक्ट प्लस स्टेरिक इफेक्ट, तीनों की वजह से स्टेरिक इफेक्ट तो हमारे सेकेंडरी अमीन के केस में काउंट किया, जिसकी वजह से टर्शरी की वैल्यू लोअर हो गई इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी। ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट भी यहाँ था, लेकिन यहाँ जो हमारा प्राइमरी अमीन है उसके केस में सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन मिथाइल अगर हो तो मिथाइल के केस में सेकेंडरी अमीन अगेन हाईएस्ट होगा बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन इफेक्ट। ठीक है। सेकेंड, और उससे कम हो जाएगा हमारा प्राइमरी अमीन। यहाँ पे क्या था कि टर्शरी अमीन का नेक्स्ट ऑर्डर आ गया था, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ सिर्फ स्टेरिक फैक्टर उसको डिस्टर्ब कर रहा था, पर यहाँ कई सारे फैक्टर हैं, तो सेकेंडरी अमीन के बाद नंबर आ जाएगा प्राइमरी अमीन का, फिर टर्शरी अमीन एंड देन अमोनिया। तो दोनों ही केस में ये बात तो क्लियर है कि अमोनिया इज़ द लोएस्ट। लेकिन बाकी अगर हम इथाइल के केस में ले रहे हैं तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? इथाइल के केस में, इथाइल के केस में सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। ये होगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। प्लीज़ इसको समझ लीजिएगा। रीज़न यही तीनों है, स्टेरिक, सॉल्वेशन प्लस प्लस आई इफेक्ट। मिथाइल के इथाइल के केस में स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा डिसाइडिंग हो जाता है, और मिथाइल के केस में प्रोटोनेशन और प्लस आई ज़्यादा डिसाइडिंग होता है। ठीक है। तो ये हो गई इथाइल की बात। अब मिथाइल के केस में अगर हम यही देखें ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? मिथाइल के केस में हमारा सेकेंडरी अमीन अगेन दोनों ही केस में ये बात तो दोनों में सच है, सेकेंडरी अमीन दोनों में हाईएस्ट है और अमोनिया लोएस्ट है। ठीक है। लेकिन ऑर्डर बस यहाँ चेंज होता है, यहाँ टर्शरी पहले आता है और फिर प्राइमरी, और जबकि यहाँ क्या होगा? प्राइमरी पहले आ जाएगा और लास्ट में टर्शरी एंड देन अमोनिया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। इस ऑर्डर को याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर पूछा जाएगा। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग कंपैरिजन देखेंगे किसका?
एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया का। एराइल अमीन मतलब जहाँ हमारी बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो, C6H5 फिनाइल ग्रुप इन्वॉल्व हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एराइल अमीन के साथ क्या प्रॉब्लम आएगी? अब आप जानते हो एराइल ग्रुप में जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप को हम जानते हैं दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मैंने आपको 11th में ही बताया है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ऑर्थो पैरा पे ही इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और यहाँ पे प्लस लोन पेयर है। लोन पेयर हमेशा रिंग में देने की टेंडेंसी है, ठीक है। इसका मतलब ये रिंग को क्या करता है NH2 ग्रुप, रिंग को देने की टेंडेंसी है, देने की टेंडेंसी है। इसका मतलब इट इज़ एक्टिवेटिंग द रिंग। अगर रिंग से ले रहा है तो ये डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है प्लस ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। तो इसी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप की वजह से प्लस एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये बेसिक नेचर है इसका, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है अगर हम इसका कंपैरिजन करें एराइल अमीन और अमोनिया का, ठीक है। तो अमोनिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, NH2 ग्रुप है, NH3 ग्रुप है, ठीक है। और उसमें लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी होगी। लेकिन जब लोन पेयर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये रिंग में कंजुगेशन में है रिंग के साथ। तो ये अगर ये कंजुगेशन में हो गया तो ये जो हमारा लोन पेयर है ये प्रोटोनेशन के लिए लेस अवेलेबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा देने से, तो प्रोटोनेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। प्लस दूसरी चीज़ आप देखिए, ये रिंग में जब डोनेट हम करते हैं सो कंजुगेशन में करते हैं, देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर अमीन्स, एराइल अमीन्स। यानी एनिलीन का आप जानते हैं कि देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर एनिलीन्स, ठीक है। हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर विल बी द स्टेबिलिटी। ये क्लास 11th में मैंने आपको ये भी बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा बनते हैं किसी भी कंपाउंड के, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ आप देख रहे हो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इसके जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बहुत ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब ये जो है एनिलीन ये बहुत आसानी से रिंग में इलेक्ट्रॉन को अपने दे देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर किसी और कंपाउंड के लिए डोनेशन के लिए बहुत लेस अवेलेबल होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अमोनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं जो हमारा फिनाइल ग्रुप होता है इट इज़ हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और यहाँ तो साफ साफ नाइट्रोजन की वजह से इलेक्ट्रॉन ये इसको मिल रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और इसका बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से कम हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा एल्केनामाइंस है या जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, बट इन केस ऑफ अराइल अमीन्स दे आर वीकर बेस देन अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी नाइट्रोजन पे इन केस ऑफ अराइल अमीन्स, ठीक है। अब आप देने के बाद भी देखो, देने के बाद जो हमारा जो अमोनिया ये वाला फॉर्म है, लेट मी डिस्कस दिस। ऑन द अदर हैंड एनिलीनियम आयन ऑब्टेन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। अब इसका हमें बेसिक कैरेक्टर देखना है तो इसको हमने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा दिया। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन पा रहे हैं, केवल 2। और बिना प्रोटॉन एक्सेप्ट किए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5। तो ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज़ मोर स्टेबल। तो इसीलिए एनिलीनियम आयन जो है वो बहुत आसानी से बनता है। क्यों? क्योंकि वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है C6H5 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण भी, और जो रिंग में कंजुगेशन में है ये लोन पेयर, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड सो दैट द एनिलीनियम आयन will not easily give their lone pair in comparison to ammonia molecule, ठीक है। तो अमोनिया इज a stronger base than aryl amines, ठीक है। और एल्काइल अमीन के केस में यही हमारा ऑर्डर रिवर्स हो गया। तो अगर हम इसमें यही एनिलीनियम आयन भी इस ऑर्डर में जोड़ दें तो दोनों में ही एनिलीनियम आयन के बाद अमोनिया के बाद हमारा एनिलीन आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्या है एग्जाम्पल, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हाईएस्ट विल बी द फर्स्ट वन। तो सबसे ज़्यादा तो किसका होगा, ये बात तो हमने देख ली है, सबसे ज़्यादा हमेशा सेकेंडरी का होता है। तो सबसे पहले सेकेंडरी को उठा के ले आइए। फिर कौन होगा, यहाँ इथाइल वाला केस है ना, तो सेकेंडरी से के बाद आएगा फिर हमारा प्राइमरी अमीन, फिर आएगा अमोनिया, और सबसे लास्ट में हमारा कौन आ गया, एनिलीन। अभी मैंने आपको रीज़न बताया एनिलीन लास्ट में होगा। क्यों एनिलीन लास्ट में होगा, क्योंकि एनिलीन में
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है रिंग का, कंजुगेशन इफेक्ट है, और कंजुगेशन की वजह से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो एनिलीन बड़ी आसानी से रिंग में अपना लोन पेयर दे देता है, जिसकी वजह से वो लोन पेयर बाहर किसी और एसिड के लिए अवेलेबल नहीं होता, और उसका जो बेसिक कैरेक्टर रहता है वो अमोनिया से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब फर्दर रिएक्शंस देखते हैं। एल्काइलेशन हमने वहाँ पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 10th में, चैप्टर नंबर 10 में, क्लास 12th में। ठीक है, एल्काइलेशन आप वहाँ से कर लीजिएगा। एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा और NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, और एनिलीन का अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का जुड़ा है। एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, RCO। एसाइल ग्रुप में सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें आगे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन का भी है, जैसे मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और हम एरोमेटिक अमीन्स में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये भी हमें इन रिएक्शन से पता लगेगा। तो सबसे पहले एसाइलेशन देखते हैं। एसाइलेशन में हमने इथेनामीन का एसाइलेशन कराया। ठीक है, मतलब प्राइमरी अमीन का एसाइलेशन हुआ तो एन एथाइल इथेनामाइड बना। सेकेंडरी अमीन का एसाइलेशन हुआ तो RCOCl ग्रुप हमने एसाइल हैलाइड इसमें ऐड किया। ये रिएक्शन हमेशा बेस के प्रेजेंस में होगा, स्ट्रॉन्गर बेस के प्रेजेंस में होगा, क्योंकि एनिलीन का भी बेसिक कैरेक्टर है। अगर आपने स्ट्रॉन्गर बेस जैसे pyridine लाइक बेस अगर नहीं लिया तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज ऑलवेज पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस। तो ये जो हमारा एसाइल हैलाइड है, यहाँ तो हमारा एसिटाइल हैलाइड है, एसिटाइल क्लोराइड है, तो प्राइमरी के केस में ये एन एथाइल इथेनामाइड देगा, सेकेंडरी के केस में ये एन डाई इथाइल इथेनामाइड देगा। ठीक है, और एनिलीन अगर हम ले लें, यानी बेंजेनामीन अगर हम ले लें, तो हमें क्या मिलेगा, फिनाइल इथेनामाइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटेनिलाइड। बेंजीन रिंग पे NHCOCH3 दैट इज एसिटेनिलाइड। ठीक है, तो एसिटेनिलाइड बोलिए, चाहे इसको एन फिनाइल इथेनामाइड, 2 कार्बन है ना, एन फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, दोनों एक ही है, तो इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर हम इसमें मेथेनामीन और बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराएं तो हमें एन मिथाइल बेंजेनामाइड मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो H है, इस H को रिप्लेस करके यहाँ एसिटाइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप जुड़ रहा है। कोई भी एसाइल ग्रुप हो, चाहे वो बेंजोइल क्लोराइड हो, चाहे वो एसिटाइल क्लोराइड हो, एसाइल ग्रुप हमेशा H को रिप्लेस करके ऐड हो रहा है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, क्योंकि हमारा जो NH2 ग्रुप वाले होते हैं ना सारे अमीन्स, दे आर एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन से ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा और ये एसिटाइल ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगला रिएक्शन है हमारा कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एज अ नेम रिएक्शन इन द एग्जाम, और कन्वर्जन में भी हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसमें हाइड्रोजन का इसका सेकेंडरी अमीन्स भी बनाते हैं यहाँ पे प्राइमरी से, और प्लस यहाँ आइसोसाइनाइड ग्रुप बनाने का भी एक स्टेप में प्रोसेस है। तो ये रिएक्शन हमारे कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिल अमीन रिएक्शन, या इसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनिलीन विल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में अगर इसका हम रिएक्शन कराएं तो दिस एनिलीन विल बी कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बिल अमीन भी कहते हैं। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल अमीन रिएक्शन इसका नाम ही है। इसके अलावा KCl + H2O बनेगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन के फॉर्म में, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर डिफ्रेंशिएशन इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ बहुत डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो हमारे कोर्स में अभी फिलहाल नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया गया यहाँ। लेकिन प्राइमरी और जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं दे रिएक्ट विथ सेम मैनर, और डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं ये। जहाँ भी HNO2 के साथ रिएक्शन होगा, आपको याद होगा हमने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में इस बुक के, वहाँ भी आपने डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया था। तो डाइजोनियम सॉल्ट जहाँ भी HNO2 से रिएक्शन होगा, यानी HNO2 बनता कैसे है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl। NaNO2 HCl के प्रेजेंस में
this H will combine with this NO2 and form HNO2 and this NaCl will form. तो HNO2 और हमेशा बनता है NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये जो HNO2 से रिएक्शन हुआ हमारे प्राइमरी अमीन का, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट N2+Cl-, ठीक है। और उसके बाद इसकी वाटर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। प्राइमरी अमीन आपने लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। और सेकेंडरी टर्शरी अमीन तो बहुत अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी रिलीज़ होगी और HCl भी रिलीज़ होगा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का रिलीज़ होना ये बताता है कि ये प्राइमरी अमीन रिएक्ट कर रहा है या एरोमेटिक अमीन, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं एरोमेटिक अमीन में इससे अगर रिएक्शन कराएंगे इसका, तो ये रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का आप यूज़ कोई भी प्रोडक्ट बनाने में कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर Cl2 ले लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। यहाँ इसका हम अगर Cu2Br2 ले लें तो हम इसको ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इससे फिनॉल भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शन बन सकते हैं कन्वर्जन्स के लिए, ठीक है। तो एनिलीन से यहाँ बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और प्राइमरी अमीन से बनेगा प्राइमरी एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। सॉरी, प्राइमरी डाइजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक नहीं। अगला रिएक्शन है हमारा एराइल सल्फोनिल क्लोराइड से। इसको आप लोग हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं या हिंसबर्ग टेस्ट भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज व्हाट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इस बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड रिएजेंट, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी से अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। प्राइमरी के केस में जो प्रोडक्ट बनेगा एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, दैट विल बी ये हमारा सॉल्युबल इन एल्कली, ठीक है। और सेकेंडरी अमीन के केस में जो एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा, दैट विल बी इनसॉल्युबल इन एल्कली, ये एल्कली में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। टर्शरी अमीन इससे रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। टर्शरी अमीन इससे रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में डिफरेंस करने के लिए ये रिएक्शन यूज़ होता है। आजकल इसकी जगह पे, हिंसबर्ग रिएजेंट की जगह पे पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड का भी यूज़ होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिफरेंस करने के लिए आप कौन सा रिएक्शन यूज़ करेंगे? हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग रिएक्शन, कुछ भी बोलिए, ठीक है। दिस इज रिएक्शन विथ एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड कुछ नहीं है, नाम से डरना नहीं है। एराइल का मतलब हमारा बेंजीन रिंग, उस पर आपको SO2Cl जोड़ देना है, सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अगला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जब भी देख रहे हैं तो अमीन्स हमारे जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हमेशा ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट भी साथ साथ मिलते हैं। तो दिक्कत कहाँ आती है? जब हमें ऑर्थो या पैरा सिंगल प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ थोड़ा डिफरेंट तरकीब की यूज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिलीन का रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर एनिलीन का रिएक्शन करें तो सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, दैट विल बी ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तीनों ब्रोमो जुड़ेंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। ये भी रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब हमें मेन प्रॉब्लम हमारे साथ ये रिंग के एक्टिवेशन की वजह से आती है। तो रिंग के एक्टिवेशन को ख़त्म करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? पहले हमारा जो ये नाइट्रोजन ग्रुप है इसको ब्लॉक करना होगा। इसको ब्लॉक करने के लिए हम यहाँ इसका एसिटाइल से पहले ही रिएक्शन करा दें, इसका एसिटाइलेशन करा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसका एसिटाइलेशन करा दिया तो क्या होगा? अब ये जो लोन पेयर ये रिंग में जा रहा था, ये एसिटाइल ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ इधर भी तो इसको कंजुगेशन मिल रहा है ना, तो इधर इन्वॉल्व हो जाएगा ये, तो हमारा जो रिंग का एक्टिवेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसका अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलेगा? पैरा ब्रोमोबेंजीन, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जा रहा है, लेकिन अभी एसिटाइलेशन करने के बाद करेंगे तो हमें एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी पैरा ब्रोमोबेंजीन और 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हमें पता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नाइट्रेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज NO2+ इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये एनिलीन का अगर आप नाइट्रेशन कराएंगे तो आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही। इसमें हमारा जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा
और ऑर्थो प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी मिल रहा है। इसको हम लोग टेरी ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप तीनों प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा, तीनों नाइट्रो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें सिंगल प्रोडक्ट चाहिए तो अगेन वही हमें एसिटाइलेशन पहले करना पड़ेगा। एसिटाइलेशन करने के बाद ये जो हमारा लोन पेयर यहाँ अवेलेबल है वो इधर इन्वॉल्व हो जाएगा कंजुगेशन में, तो जिसकी वजह से वो रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और हमें इसका सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल पाएगा। ठीक है, सल्फोनेशन, अगेन सल्फोनेशन करने के लिए पहले आपको इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के केस में तो वो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, एसिड है, तो वो खुद ही ब्लॉक करेगा पहले। ठीक है, और दिस विल बी एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, और अगर इसको हम ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करें तो ये क्या, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फानिलिक एसिड। सल्फानिलिक एसिड का मतलब एनिलीन और सल्फ, मतलब एक तो बेसिक ग्रुप प्लस दूसरा SO3H एसिडिक ग्रुप, दोनों ही एक साथ एक ही बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है। ठीक है, और इसका ये जो है रिंग में इलेक्ट्रॉन देने की इसकी टेंडेंसी है, इट विल हैविंग प्लस चार्ज एंड दिस इज हैविंग माइनस चार्ज बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो जब एक ही कंपाउंड पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये ज्विटर आयन इफेक्ट है। ठीक है, अब इस ज्विटर आयन फॉर्मेशन की वजह से ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसी वजह से एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाता, क्योंकि एल्काइलेशन या एसिटाइलेशन करने पे जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा विथ एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड ऐसा ल्यूइस एसिड यूज़ होता है ना यहाँ किसी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। ठीक है, तो वो एल्युमिनियम क्लोराइड जो यूज होता है एज अ ल्यूइस एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो वो नाइट्रोजन एलिन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है फॉर फर्दर रिएक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो एल्काइलेशन एसिटाइलेशन होता है उससे वो तुरंत सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो सॉल्ट, यही रीज़न हमने वहाँ भी पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। कार्बोक्सिलिक एसिड भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ भी सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है थ्रू ल्यूइस एसिड। तो यहाँ भी सेम रीज़न है, जो कैटलिस्ट है उसी के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्शन पॉसिबल कैसे होगा। ठीक है, तो अब फर्दर रिएक्शन नहीं होता ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ दिस सल्फानिलिक एसिड एंड दिस SO3H, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद हमारा यहीं तक है। इसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट है। डाइजोनियम सॉल्ट वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कन्वर्जन में इसका जो कुछ रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अभी हमारे ये कोर्स से डिलीट हो चुका है तो मैं इसको अलग से डिस्कस नहीं करूँगी। तो आज हमारा एनिलीन यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसकी एक्सरसाइज करिए, चैप्टर को और समझने की कोशिश करिए। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ फ्री टू आस्क। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो वैसे बहुत लंबी है, इसको 2 पार्ट में आप देखिए और कंप्लीट करिए चैप्टर को। थैंक यू वेरी मच।